इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैरी है। वो खाना खाने से पहले भगवान की प्रार्थना करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि एक चूहा आकर उसके भोजन को चुराने की कोशिश कर रहा है। मगर मैरी बहुत दयावान थी, इसलिए भोजन का एक टुकड़ा उसे खाने के लिए दे देती है। और तभी वहाँ एक अद्भुत रोशनी आती है जिसमें से भविष्यवाणी होती है कि तुम्हारे घर एक बहुत ही दिव्यमान बच्चा पैदा होने वाला है जो कि इस देश के लिए कल्याणकारी होगा, लेकिन तुम्हें उसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। मैरी इसे भगवान का हुक्म मानकर तैयार हो जाती है। तभी वह रोशनी खिड़की से निकलकर सीधे आसमान में छोटा तारा बन जाता है जो कि वहाँ के और तारों से बहुत तेज चमक रहा होता है। वह चूहा जो मैरी के घर आया था वह चुपकर सारी बातों को सुन लेता है और फिर भागते हुए इस बात को सारे जानवरों को बता देता है। इसके बाद हम एक डोंकी को देखते हैं जिसका नाम बो होता है। वो अपने फादर के साथ आटा मिल में गेहूं को आटा बनाने का काम करता था और जब वो चमकते हुए सितारे को देखता है तो वो अपने फादर से कहता है कि जल्द हमारी किस्मत बदलेगी और यहाँ से हम आजाद हो जाएंगे। यह सुनकर उसके फादर कहते हैं कि तुम अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। और फिर अगली सुबह उसका फ्रेंड दिव उसके पास आता है और बताता है कि आज इस गली से राजा की शाही सवारी निकलने वाली है। यह सुनकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी भी लाइफ में एक बहुत बड़ा सपना है कि वो भी एक दिन शाही सवारी में भाग ले और अपने फादर का नाम ऊंचा करे। लेकिन वो तो बंधा हुआ था और फिर किसी तरह से जुगाड़ लगाकर अपनी रस्सी को काट लेता है। लेकिन वह जैसे ही वहाँ से भागने वाला होता है कि तभी उस मिल का मालिक आ जाता है और उसकी कटी हुई रस्सी को देखकर वो गुस्सा होता है और फिर उसे एक मजबूत रस्सी से बांध देता है। इसके बाद वो अपनी आंखों से शाही सवारी को जाते हुए देखता है। अब उसका दिल टूट जाता है और फिर इसी के साथ हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। मगर अभी भी वो अपने फादर के साथ उसी मिल में काम करता है, लेकिन वो दिन रात सिर्फ यही सोचा करता था कि वह कब यहाँ से बाहर निकले और राजा की शाही सवारी में भाग ले। यह सब देखकर उसके फादर को उस पर तरस आ जाती है, इसलिए वह एक दिन घायल होने का नाटक करते हैं जिससे वो चैन से आजाद हो जाता है। मगर तब तक उस मिल का मालिक आ जाता है। तब वो के फादर उससे कहते हैं कि यही मौका है तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने का। यह सुनकर वो अपने मालिक से बचते हुए वहाँ से भागने लगता है। इसी दौरान उसके पिछले पैर में चोट भी आ जाती है, लेकिन वह फिर भी नहीं रुकता और भागता ही रहता है। और आगे जाने पर उसे घर दिखाई देता है जो कि मैरी का था, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और अब मैरी की शादी भी हो चुकी है और वह उसके घर में जाकर छुप जाता है। एक दिन मैरी कुछ ढूंढ रही थी तभी वो दिख जाता है जिसे चोट लगी हुई थी। मैरी बहुत दयालु थी, इसीलिए उसके पैर में अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा बांध देती है जिससे वो को थोड़ा सुकून मिलता है और उसे मैरी का ये बिहेवियर बहुत पसंद आता है। मगर तभी मैरी का हस्बैंड जोसेफ वहाँ आता है जो उस डोंकी को देखकर उसे घर से भगाने लगता है, लेकिन वो वहाँ से हिलने का नाम नहीं लेता। तो मैरी कहती है रहने दीजिए, इसे हम लोगों की मदद की जरूरत है। एक दिन मैरी अपने हस्बैंड जोसेफ से बताती है कि कैसे एक दिन उसके घर भविष्यवाणी हुई थी कि उनके घर एक दिव्यमान बच्चा पैदा होगा जो पूरे राज्य के लिए कल्याणकारी साबित होगा। पहले तो जोसेफ थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर उसे यकीन हो जाता है और फिर उसका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है क्योंकि मैरी अब प्रेग्नेंट भी थी। एक दिन रात में वो उनके घर से भागना चाहता है क्योंकि वह शाही सवारी में भाग लेना चाहता था, लेकिन तभी उसका दोस्त देव आ जाता है और उसे समझाता है कि बाहर तुम्हारा मालिक तुम्हें खोज रहा है। अगर इस हालत में तुम बाहर गए तो तुम्हें पकड़ लेगा, इसीलिए तुम्हें ठीक होने तक यहीं रुकना चाहिए। इसके बाद हमें 3 व्यापारियों को दिखाया जाता है जो कि अपने ऊँट को लेकर मैरी के राज्य में आते हैं, जिनके पास बहुत ही बेशकीमती उपहार होते हैं। वहाँ के राजा को लगता है कि वो बेशकीमती उपहार उनके लिए है, मगर वे तीनों व्यापारी उनसे कहते हैं कि ये उपहार उस चमत्कारी बच्चे के लिए है जो कि इस राज्य में जन्म लेने वाला है और आगे से पूरी दुनिया पर वही राज्य करेगा जो सबके लिए कल्याणकारी साबित होगा। यह सुनकर राजा अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होता है और फिर कुछ सोचकर उन्हें गेस्ट रूम में भेज देता है और फिर उनके जाते ही अपने एक खूंखार सैनिक को बुलाता है जिसके पास 2 डॉग थे और फिर उससे कहता है उस दिव्यमान बालक को कहीं से भी ढूंढ कर निकालो और उसका खात्मा कर दो, क्योंकि मेरे अलावा इस दुनिया पर कोई भी राजा नहीं कर सकता। इधर हम देखते हैं कि जोसेफ मैरी के साथ किसी काम के लिए वेस्टलैंड सिटी जा रहे हैं और वो बो को अपनी बग्गी में जोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ से नहीं जाना चाहता क्योंकि अगर वो यहाँ से चला गया तो उसका सपना यानी कि शाही सवारी में भाग लेने का वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैरी और जोसेफ पैदल ही जाने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा का सैनिक उन्हें ढूंढते हुए अपने डॉग के साथ उनके शहर में आ चुका था और फिर पूछते हुए मैरी के घर ही पहुंच जाता है और फिर वो से उनका पता पूछने लगता है, मगर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। लेकिन उसके पैर में बंधे मैरी के बंधे हुए दुपट्टे की गंध से डॉग समझ जाते हैं कि मैरी किधर गई हुई है और फिर वे लोग वेस्टलैंड सिटी के लिए रवाना हो जाते हैं। इसके बाद बो को मैरी की चिंता होने लगती है, इसलिए वो अपने दोस्त देव के साथ उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है और देव के बताए हुए शॉर्टकट रास्ते से वे लोग जल्द ही मैरी का पता लगा लेते हैं। और इसी बीच बो की मुलाकात रूथ नाम के एक भेड़ से होती है
और कुछ ही टाइम में वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिर एक साथ मैरी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि वो हंटर भी उनके पीछे ही आ रहा था, जो मैरी को देख लेता है और फिर उसे मारने के लिए अपने डॉग के साथ आगे बढ़ने लगता है। इधर वो रूथ के साथ मैरी के पास पहुंच जाता है, जिसे वे लोग यहाँ देखकर बहुत हैरान होते हैं। फिर वो उन्हें आने वाले खतरे के बारे में संकेत करता है, मगर वे उसकी बात को समझ नहीं पाते। तभी वो देखता है कि वो हंटर अपने डॉग के साथ उनके पीछे ही आ रहा है। तभी रूथ उन्हें पीछे चल रहे मेले में छुपने का प्लान बनाती है, जिसके बाद वो उसे खींचकर मेले में ले जाता है और वो हंटर भी उसे ढूंढते हुए उस मेले में पहुंच जाता है और वो फाइनली मेरी को ढूंढ भी लेता है। इसीलिए वो अपने डॉग्स के खम्भे में बांधकर उसे मारने जाता है। इधर वो उसे देख लेता है और तभी उसे बचाने के लिए जोसेफ की बग्गी को धकेल देता है, जिससे बग्गी मेले में तोड़ते फोड़ते हुए नीचे आने लगता है और वह हंटर मेरी को कुछ नुकसान पहुंचा पाता। तब तक बग्गी से टकराकर वह नीचे कुएं में गिर जाता है। इसके बाद वो लोग फिर आगे बढ़ने लगते हैं। अब मेले में हुए नुकसान से जोसेफ बहुत नाराज होता है और मेरी से कहता है कि अब हम इस डोंकी को अपने साथ नहीं रख सकते। यह सुनकर वो को बहुत बुरा लगता है और वो अपने साथी देव के साथ वहाँ से निकल जाता है। वो सिर्फ उन्हें ऐसा करने से मना भी करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और फिर तेजी से शाही सवारी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी भागते समय उसके पैर पर जो मेरी का कपड़ा बंधा हुआ था वह छूट जाता है। यह देखकर उसे एहसास होने लगता है कि मेरी एक बहुत ही रहमदिल इंसान है, उसने मेरी मदद की थी, मुझे उसे इस हाल में नहीं छोड़ना चाहिए और इसलिए वो फिर से वापस लौट जाता है। इधर हम मैरी और जोसेफ को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी रात में उसकी बग्गी टूट जाती है, जिससे जोसेफ को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो मैरी को डांट देता है। इस बात से मैरी को काफी बुरा लगता है, जिससे वो नाराज होकर दूर जाकर बैठ जाती है। तब तक वो भी वहाँ आ जाता है और वो जोसेफ से फोर्स करने लगता है मैरी से माफी मांगने के लिए। फिर जोसेफ मैरी से माफी मांगता है। इसके बाद दोनों हंसी खुशी अपने सफर के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और वे सभी जल्द ही वेथलन शहर पहुंच जाते हैं। फिर जोसेफ वहाँ रहने के लिए एक ठिकाने का प्रबंध करने लगता है। इधर राजा का हंटर सिपाही और उसके 2 खतरनाक डॉग भी इस जगह पर आ चुके थे और वहीं दूसरी तरफ वे तीनों व्यापारी भी वेथलन सिटी के लिए निकल चुके थे। दरअसल उन्हें पहले से ही पता था कि वो दिव्य बच्चा इसी जगह वेथलन में ही पैदा होने वाला है। अब इधर मैरी की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी। यह देखकर वो उन्हें अपने साथ कहीं चलने का इशारा करने लगता है। इसके बाद ये दोनों उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। उधर वो खतरनाक सिपाही तेजी से उनको चारों तरफ ढूंढ रहा था। वो मेरी और जोसेफ को एक सुरक्षित जानवरों को बेड़े में लेकर आता है, जहाँ वो सिपाही आसानी से ना आ सके। वहीं दूसरी तरफ हम रूथ को देखते हैं, जिसे राजा के सिपाही के बारे में पता चल गया था, इसलिए वह जल्दी से अपने साथियों के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। लेकिन वहाँ कोई भी सिप उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। यह देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है। तभी आसमान में एक बार फिर भविष्यवाणी होती है, जो सबको उस दिव्यमान बच्चे के बारे में बताती है, जो कि बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है। इधर वो देखता है कि राजा का खतरनाक सिपाही उस बेड़े तक आ पहुंचा है। यह देखकर वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिपाही खतरनाक डॉग्स उसे दबोच लेते हैं। अब सिपाही बेड़े में जाने की कोशिश करता है ताकि वह मैरी को मार सके। सिपाही अंदर जाता, इतने में पूरे सिप का झुंड वहाँ आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। अटैक में सिपाही अपने डॉग के साथ एक चोटी से नीचे लटक जाता है। तभी वहाँ सभी को एक बच्चे की किलकारी सुनाई देती है। यह सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और समझ जाते हैं कि मेरी ने उस दिव्यमान बच्चे को जन्म दे दिया है। उधर सिपाही चोटी से लटका हुआ था, जिसके नीचे उसके डॉग लटके हुए थे। सिपाही खुद के वजन कम करने के लिए उन डॉग्स को नीचे छोड़ देता है। वो उन्हें गिरता हुआ देख लेता है और उन्हें बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। और अब सिपाही चट्टान में तलवार को गाड़ कर ऊपर आने की कोशिश करता है कि तभी चट्टान फट जाती है, जिसे सिपाही चट्टान से गिरकर मारा जाता है। अब आगे बो को दिखाया जाता है, जिसने उन डॉग्स के चैन को पकड़ लिया होता है और उन्हें खींचकर बचा लेता है। इसके बाद सभी मैरी के पास जाने लगते हैं, जहाँ उसने उस दिव्यमान बच्चे को जन्म दिया था। सभी लोग बच्चे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि जीसस क्रिस्ट होते हैं। और तभी वहाँ पर वो तीनों व्यापारी भी आ जाते हैं, जो जीसस क्रिस्ट के लिए गिफ्ट लाए होते हैं और वो जीसस क्राइस्ट को गिफ्ट दे देते हैं। अब वो यहाँ से जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जोसेफ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लेकिन मेरी और जोसेफ उसे हमेशा के लिए अपने पास रखने का फैसला करते हैं और इस तरह से वो जो हमेशा एक बड़ा काम करना चाहता था, वह दुनिया का सबसे बड़ा काम किया। दुनिया उसे गधा बुलाते थे, लेकिन उसे खुद पर विश्वास था कि वह गधा नहीं है और उसके इसी विश्वास से उसने दुनिया का सबसे बड़ा काम किया। और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्यारी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं अगले दिन एक ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।